and more particularly the clause non-competitive clause और non-competition आपस में मुकाबला ना करने की क्लॉज। ये क्लॉज हर फ्रेंचाइज एग्रीमेंट में होनी चाहिए, यूजुअली होती है, इट्स वेरी। और इस क्लॉज को जब आप ड्राफ्ट करें, बीइंग एक्सपर्ट लॉयर या किसी भी लॉयर से आप ड्राफ्ट कराएं, उसमें किन किन चीजों को आपने बहुत मोहतात अंदाजे से इवेल्युएट करना। दिस इज व्हाट आवर टुडेज शॉर्ट वीडियो इज। नॉन कंपटीशन क्लॉज होती क्या है? एक फ्रेंचाइजर अपने ब्रांड और मटेरियल इंफॉर्मेशन को यूज करने के लिए एक फ्रेंचाइजी के साथ एग्रीमेंट करता है, इसे कॉल्ड द फ्रेंचाइज एग्री। फ्रेंचाइज देता है और कहते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द बिजनेस और द फ्रेंचाइज बिजनेस फ्रेंचाइजी के पास राइट्स आ जाते हैं कि वो फ्रेंचाइजर का नाम, उसका ब्रांड, उसका लोगो एंड उसकी मटेरियल इंफॉर्मेशन, उसकी प्रोडक्ट को यूज करे, सेल करे एंड अकॉर्डिंगली अपना प्रॉफिट उसमें से जनरेट करे। ये एक एक तरफ से उसको अथॉरिटी दी गई है। फ्रेंचाइजर ने कैपिटल ब्रांड कैपिटलाइजेशन की हुई है, अपना नाम बनाया हुआ है, अपना एक बड़ा बड़ा ब्रांड है। कोई भी आप ब्रांड का नाम ले लें, वो ब्रांड है। अब उस ब्रांड को आगे वो फ्रेंचाइज दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक फ्रेंचाइजर की एक राइट है कि अपने उस ब्रांड की कैपिटलाइजेशन को या उसको फर्दर मिसयूज होने से बचाए, इलीगल मिसयूज से बचाए। ये मैं आपको उर्दू में कोशिश कर रहा हूँ कि इसको आपको सीधी-सीधी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर। अदरवाइज़ इंग्लिश में तो बड़ा आसान है हमारे लिए, वो इतनी चीज़ें हम लोग अंग्रेज़ी में पढ़ते हैं और हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा उर्दू की अवेलेबिलिटी, उर्दू वर्ज़न्स अवेलेबल नहीं होते। दैट्स व्हाई बट फॉर यू आई एम ट्राइंग टू मेक इट ईज़ी अंडरस्टैंड। ये जो बात है ना, ये उसकी एक किस्म का डेडलाइन है फ्रेंचाइज़र के लिए कि आपको जिस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है, मेरे लोगो को, मेरे मटेरियल को, मेरी इन्फॉर्मेशन को, मेरे ब्रांड को, आप वो कर सकते हैं। इससे ज़्यादा दैट्स द क्लॉज़। अब उसके लिए वो एक क्लॉज़ उसमें डाल देते हैं। उस क्लॉज़ का मकसद क्या है? अब लेकिन उस क्लॉज़ को बहुत ज़्यादा रिजिड हम कहते नहीं होना। नॉन कॉम्पिटिशन क्लॉज़ की उसको ड्राफ्ट करते वक़्त जैसे मैंने आपसे पहले कहा है, आपको कुछ चीज़ों का ख़्याल रखना कि वो ऑपरेटिव क्लॉज़ रहे। वो इतनी ज़्यादा ना हो जाए कि वो सस्टेनेबल क्लॉज़ ना हो जाए, इतनी ज़्यादा सख्ती ना हो जाए जैसे कि आपकी अगर नॉन कॉम्पिटिशन क्लॉज़ है, तो उसने उसका कोई ओवरबर्डनली क्लॉज़ दैट प्रोहिबिट्स द franchisee from engaging in any kind of business, whether related or unrelated। अरे भाई, जो रिलेटेड बिज़नेस है फ्रेंचाइज़र का, ये फ्रेंचाइज़ की जो है, वो तो समझ आती है। अनरिलेटेड बिज़नेस को भी आप उसमें शामिल कर देंगे, तो क्या होगा कि भी आप किसी की ऊपर कदगन नहीं लगा सकते कि आप कोई भी बिज़नेस नहीं कर सकते। अदर दैन दिस तो बात समझ आती है कि ये वाला बिज़नेस के साथ आप कम्पीट नहीं करेंगे और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द फ्रेंचाइज़ एंड आफ्टरवर्ड्स फॉर सो मेनी इयर्स, सो मेनी पीरियड और इस टेरिटरी। तो ये रिस्ट्रिक्शन तो समझ आती हैं, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन लगाते वक़्त आपने क्या करना है, आपने क्लॉज़ को जब भी ड्राफ्ट करवाना है और उसको सोच समझ के करवाना है, उसकी प्रैक्टिकैलिटी देख के करवानी है। किसी के साथ अगर आप समझेंगे कि ज़्यादा सख्त क्लॉज़ बन जाएगी, तो क्या होगा? वो नॉन ऑपरेटिव क्लॉज़ हो जाएगी। सस्टेनेबल इन द आई ऑफ लॉ नहीं होगी। तो दिस इज़ व्हाट द इज़ द प्रिकॉशंस टू बी यूज्ड। जियोग्राफी, कई लोग कहते हैं ग्राफिक जियोग्राफिक रिस्ट्रिक्शन जो है वो आपकी हम फलाने-फलाने एरिया में आप नहीं कर सकते, ओके। मतलब जिस एरिया में इंटरेस्ट फ्रेंचाइज़र का है, उस पे तो आप रजिस्टर लगा सकते हैं। लेकिन आप इसमें नहीं कर सकते कि जी वो द रीजन, पूरे रीजन में जहाँ पे उसका इंटरेस्ट ही नहीं है फ्रेंचाइज़र का, उसमें भी आप उसकी ऊपर कदगन लगा दें, पाबंदी लगा दें कि आप यू कैन नॉट डू बिज़नेस इन दैट पार्टिकुलर एरिया। आपका पेशावर में बिज़नेस है, फ्रेंचाइज़र केपी में है, से कि उसकी कुछ टेरिटरी पंजाब में भी है, आप कहेंगे तुम सिंध में भी काम नहीं कर सकते। आई थिंक वो रीज़नेबल नहीं होगी, सस्टेनेबल इन द आइज़ ऑफ लॉ नहीं होगी, तो फिर क्या होगा? लिटिगेशन होगी, ज़्यादा इश्यू होंगे। एक ड्यूरेशन, कई लोग ड्यूरेशन कहते हैं सो मेनी इयर्स ऑफ नॉन कम्पीट क्लॉज़ इज़ द लेंथ ऑफ द पीरियड ऑफ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ नॉन कम्पीट क्लॉज़ इज़ क्रिटिकल। डिपेंडिंग कि आपका नेचर ऑफ बिज़नेस क्या है, आपकी ब्रांड क्या है, किस टाइप की आप काम कर रहे हैं, सीज़नल फैक्टर्स हैं।
बट आई थिंक रीज़नेबल कहते हैं कि अक्सर जो आपका का साल, 2 साल इस किस्म की आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। इस एरिया में आप नहीं जा सकते और इतने पीरियड तक के लिए आप ये काम नहीं कर सकते। अगर आपका ब्रांड काम को बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, किसी ऐसी जगह हमने देखा है साल 2 साल से भी ज़्यादा पीरियड की रिस्ट्रिक्शन लगी होती है और वो एग्री होती है, वो एप्लीकेबल होता है। तो थिंग इज़ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज़, इसको इम्पोर्टेंट तरीके से ड्राफ्ट होना चाहिए। जनरल कॉपी पेस्ट क्लॉज़ को इस्तेमाल ना करें। अपने बेस्ट जो आपकी वैल्यूज़ हैं, जो आपकी ब्रांड की वर्थ है, जो उसी के हिसाब से कस्टमाइज़ क्लॉज़ होनी चाहिए इन द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। एंड आई टेल यू वन थिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन बिफोर आई कंक्लूड, ये खुद एक बहुत बड़ा स्पेशलाइज़्ड काम है, फ्रैंचाइज़ एग्रीमेंट। और इसमें कॉपी पेस्ट का काम कम ना करें तो ज़्यादा बेहतर है और ये इसके लिए आपको क्या चाहिए कि आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्सपर्ट लॉयर की खिदमत चाहिए, जो कि आपकी फ्रैंचाइज़र की, अगर आप फ्रैंचाइज़र हैं या अगर आप फ्रैंचाइज़ी हैं, आपकी नीड्स यूजुअली फ्रैंचाइज़र अपना एग्रीमेंट खुद बनाते हैं, आपकी नीड्स को सामने रख एग्रीमेंट कस्टमाइज़ करें और ये जो 3 फैक्टर मिनिमम मैंने ये बताए, इनको प्रॉपर्ली ड्राफ्ट किया जाए और ऐसा ड्राफ्ट किया जाए विन-विन फॉर बोथ। फ्रैंचाइज़र का तो राइट है अपने आप लीगली इल्लीगल मिसयूज से और अपने ब्रांड की कैपिटलाइजेशन को वो बचाए, उसका राइट है। पर एट द सेम टाइम इतनी सख्त किस्म की क्लॉज नहीं हो कि कोई आपके पास फ्रैंचाइजी आए ना। ये अगर आए भी तो वो कहे ये क्या हो, तो इट शुड बी गुड बिजनेस एग्रीमेंट फॉर बोथ द पार्टीज। एनीवे दिस इज वेरी ब्रीफ फ्रॉम माय साइड। आप लोगों ने मजीद अगर इस पर कोई रहनुमाई हासिल करनी है, यू कैन कॉन्टैक्ट एट